हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमने स्टार्ट की है लूसेंट रिवीजन सीरीज। जिस भी एग्जाम में आपका जीके वाला पोर्शन आता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, ये सारी चीजें जहाँ पे आती हैं वो सब आपको कहाँ पे मिलता है? बहुत अच्छे तरीके से लूसेंट में मिलता है। तो लूसेंट को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने लूसेंट को स्टार्ट किया है मेमोरी ट्रिक्स के साथ याद करना, जिससे आपके जितने भी एग्जाम्स हैं बहुत ही आसानी तरीके से आप उनको निकाल सके। ये हमारा जो है 5वां लेक्चर है। इसके पहले आपको 4 और लेक्चर मिलेंगे। लूसेंट के पहले पेज से हमने बिल्कुल बेसिक चालू किया है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सिलेबस बड़ा है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है क्योंकि भूलता सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने इतिहास से चालू किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है आपका, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो। हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं उस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे ये बस नहीं है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, शायद आपके पास उतना समय ही नहीं है कि आप गलती करें फिर सीखें। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखें। जो सिलेक्टेड हैं वो बताते हैं कि हमने ये गलती की इसलिए एक बार में नहीं निकला, तो आप उनको सुने, उनसे सीखें कि कैसे आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। आपका लक्ष्य बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब आपको भी पता है कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जो लगातार 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइम भी कम है। आपके बीच बीच में पेपर आते रहते हैं, आपको बहुत सारे पेपर भी देने रहते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों की गलती से सीखें और उससे अपना जो मार्ग है वो ज्यादा इजी बनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो हमारे पुराने क्वेश्चन हो गए हैं उनका रिवीजन करवा देती हूँ। हमने अभी तक जितना भी पढ़ लिया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपको ये आंसर खुद से करना है, आप खुद में भी आंसर दे सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपका दशराग युद्ध का वर्णन, दशराग युद्ध जो हमने पढ़ा है उसका वर्णन किस मंडल में है? ठीक है, उसका वर्णन किस मंडल में है? आपका एक ये क्वेश्चन है। एक बताना है कि नेचुरल हिस्ट्री जो है वो किसकी बुक है? ठीक है, तो किसकी बुक है? इसके अलावा आपको बताना है जो हमने अभिलेख वगैरह पढ़े, इंस्क्रिप्शन वगैरह कल पढ़े थे, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड बताइए कि सती प्रथा का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? एक क्वेश्चन ये बताना है। एक क्वेश्चन आप और ये बताइए कि यहाँ पे हूण के आक्रमण का या हूणों के आक्रमण का प्रमाण आपको किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको बताने हैं। आप खुद से आंसर कर लीजिए खुद में कि हाँ ठीक है मुझे ये आ रहा है, या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, जितना भी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप रिवाइज 1-2 बार जरूर करिएगा, जिससे बहुत लंबे टाइम तक वो आपके दिमाग में बैठा रहे। हम कर रहे हैं यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों में भी हम कर रहे हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के सोर्सेज हैं, एक लिखित है, लिखा हुआ जो प्रमाण मिलता है हमें, एक आपका हो गया आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक। लिखित प्रमाण हमने कर लिए, धार्मिक गैर धार्मिक सारे। पुरातात्विक में कल हमारी क्लासेस थी, जो हमारी कल क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट कर लिया, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख आपका नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो ये तो आपको पहले से पता है। उसके अलावा ये किसने लिखवाया है? तो ये गौतमी बलश्री, मतलब यहाँ पे जो आपकी ये महिला है उन्होंने ये आपका नासिक अभिलेख जो है वो लिखवाया है। ठीक है, किसके बारे में लिखवाया है? तो उनके पुत्र हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यहाँ पे आप देखेंगे सातकर्णी जो राजा थे उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगा रखा था गौतमी पुत्र, तो उनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनकी उपलब्धियों का वर्णन जो है हमें कहाँ मिलता है? नासिक अभिलेख में मिलता है। और ये जो आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ये सातवाहन राजा थे, ये भी याद आपको रखना है, क्योंकि जब आप पूरा रिलेट कर रहे होंगे तो ये जरूर याद रखिएगा हमेशा कि हम किस वंश के राजा की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने खारवेल बताया था, कलिंग राजा है वो, तो वंश याद रखिएगा चेदी वंश से संबंधित है ना। रुद्रदामन प्रथम मैंने बताया था, रुद्रदामन प्रथम याद रखिएगा शक राजा है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है कि
कौन किससे संबंधित है ना। आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी जो सातवाहन राज्य से संबंधित है। यहाँ पे आप रिलेट कैसे कर सकते हैं इतनी सारी चीजें, क्योंकि आपको रिलेट करनी है। नासिक अभिलेख किसने लिखवाया है, तो गौतमी बलश्री ने लिखवाया। उसके अलावा किसके लिए लिखा है, तो उनके पुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां हैं वहां पे, और सातवाहन राजा है ये। इस तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप गौतमी बलश्री का जब नाम याद कर लेंगे तो सीधी बात है आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी एक ही मिलेगा। तो वहां पे आप सिर्फ गौतमी याद कर लीजिए। जो हमारी गौतमी है वो कहाँ जा रही है, नासिक जा रही है घूमने के लिए, नासिक में दर्शन करने जा रही है। ठीक है, किससे जाएगी, तो सातवाहन का आप वाहन उठा सकते हैं कि वाहन से जा रही है। ठीक है, तो हमारी जो गौतमी है वो क्या कर रही है, वो नासिक जा रही है घूमने के लिए एक वाहन से। अब यहाँ पे चाहे तो आप गौतमी के साथ साथ गौतमी अपने पुत्र के साथ जा रही है, ये भी रिलेट कर सकते हैं। तो गौतमी बलश्री भी याद हो जाए, गौतमी पुत्र सातकर्णी भी आपका याद हो जाएगा। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आपको किस अभिलेख में मिलेगा, नासिक अभिलेख में। और ये पता चलता है कि बहुत बड़े एरिया में क्या था, उनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका किससे, नासिक अभिलेख से संबंधित। फिर आता है प्रयाग स्तंभ लेख। देखिए स्तंभ में लिखा हुआ है तो इसलिए हम उसको स्तंभ लेख बोल रहे हैं। मिला कहाँ पे, प्रयाग में। प्रयाग मतलब आपके प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं। तो कहाँ हो गया आपका ये, उत्तर प्रदेश, ये आपको पता है। उसके अलावा ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपको 3 लोगों के साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि ये स्तंभ है। स्तंभ में आपको मिलेगा कि यहाँ पे अशोक ने भी लिखवाया है, उसके जस्ट नीचे समुद्रगुप्त ने लिखवा दिया, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे जहांगीर ने भी लिखवा दिया। तो यहाँ पे 3 लोगों के बारे में मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए, कि आपका जो प्रयाग स्तंभ लेख है या प्रयाग अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्योंकि इसमें बहुत मतलब समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया कि कितने बड़े इलाके में समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अपना साम्राज्य फैलाया था। इससे हमें क्या पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है ना। यहाँ पे हम इसको प्रशस्ति भी कह सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशंसा की गई है, उपलब्धियां बताई गई हैं। लिखा किसने था, तो उनके दरबारी कवि थे हरिशेन। इनका नाम भी याद रखना है कि जो आपके प्रयाग स्तंभ लेख है वो किसने लिखा है, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो आपको बताना है हरिशेन जी ने लिखा है। इसके अलावा अशोक और जहांगीर का भी क्या है, उसमें वर्णन किया गया। उसी स्तंभ लेख में अशोक का भी मिलेगा और जहांगीर का भी आपको अभिलेख मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बनता किससे है, समुद्रगुप्त से बनता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे आपने बताया प्रयाग, आपको प्रयागराज तो पता ही है कहाँ पे है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि प्रयागराज में हम मानते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ना। तो ऐसे मानिए कि बहुत दूर दूर तक क्या है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां आके मिलती हैं, तो बहुत दूर तक पानी दिखता है। तो हमें कैसा फील होता है, हमें ऐसा फील होता है कि जैसे सामने समुद्र हो। ठीक है, तो प्रयागराज में समुद्र जैसा फील होता है, और यहाँ पे समुद्र जैसा फील होता है। तो जो हमारा हरि है वो अपने दोस्त अशोक और जहांगीर के साथ क्या कर रहा है, घूमने जा रहा है। ठीक है, घूमने जा रहा है, या ऐसा मान लीजिए कि वो वहां पे है, वो देख रहा है, अशोक और जहांगीर के साथ हरि घूमने गया है और उसको दिख रहा है कि यार ये प्रयागराज में बिल्कुल समुद्र टाइप की फीलिंग आती है ना। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जितने भी आपके अभिलेख हैं मैंने बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे इतिहास में समुद्रगुप्त के बारे में या गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें पता चल रहा है किससे, प्रयाग स्तंभ लेख से। हूणों के आक्रमण के बारे में हमें पता चल रहा है भीतरी अभिलेख से, भीतरी इंस्क्रिप्शन से। सातवाहन, उसमें से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट राजा था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने बहुत बड़ा अपना साम्राज्य फैलाया था। उसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है, नासिक अभिलेख से, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, कौन राजा कितना बड़ा था, कितने एरिया तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, वो सारी चीजें हमें इनसे पता चल रही है। इसलिए वो इतिहास की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में यहीं से। फिर आपको बताना, ये आपने इमेजिन कर लिया ना, हरि अपने दोस्तों के साथ गया है, अशोक और जहांगीर है, कहाँ गया है, प्रयागराज गया। जब वो प्रयागराज में देखता है बड़ी बड़ी नदियां तो उसको लगता है कि यार समुद्र टाइप की फीलिंग आ रही है। ठीक है, फिर हो गया आपका ऐहोल अभिलेख। अच्छा, मेरा जो है मेमोरी ट्रिक्स का या रिलेट करने का ये तरीका होता है कि हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है माइंड में। अगर माइंड में स्टोरी क्रिएट हो जाती है तो आपको सारे एलिमेंट याद रहते हैं। हरि है, 2 दोस्त हैं, समुद्र जैसा कुछ फील आ रहा है, प्रयागराज हम गए हैं, तो वो स्टोरी आपको रिलेट होनी चाहिए, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और
याद करने का तरीका आपका कुछ भी हो, मैंने पहले भी बताया है, आपको अल्टीमेटली एक उद्देश्य लेके चलना है, जितने भी हम फैक्ट पढ़े वो याद होने चाहिए, है ना। तो तरीका कुछ भी हो सकता है। फिर आता है आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख या ऐहोल इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा कर्नाटक में। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। ये भी याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको पुलकेशिन प्रथम भी दे सकता है। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किस वंश का है ये राजा? चालुक्य वंश का है, ठीक है। लिखा किसने था? तो यहाँ पे दरबारी कवि हैं रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हैं, उन्होंने लिखा है ये आपका ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आपके ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या हुआ है कि जो आपके पुलकेशिन द्वितीय हैं और उस टाइम पे जो राजा रहते हैं हर्षवर्धन, वो उनको हराते हैं नर्मदा नदी के तट पे। इससे ये पता चलता है कि दक्षिण का एक आपका ऐसा राजा था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा था जिसने उत्तर भारत के एक बड़े राजा को हराया था। वैसे आप देखेंगे जैसे बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित वगैरह लिखी है, तो बस अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो हमें लगता है हर्षवर्धन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मतलब बहुत अच्छा राजा था, बहुत साम्राज्य फैला होगा। तो उनकी हार के बारे में या उनकी पराजय के बारे में कहीं पे नहीं मिलता है। फिर हमें ऐहोल अभिलेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति बताते हैं कि हमारा राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय, उसने हराया था हर्षवर्धन को, ठीक है, बहुत शक्तिशाली था हमारा राजा। तब कहीं जाके पता चलता है कि हर्षवर्धन दक्षिण भारत के राजा से, चालुक्य जो है आपकी साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी, तो उस राजा से हारा था। तो जो ये कंफ्यूजन रहती है इतिहास में कि रियल क्या है, जो ये लिख के जा रहे हैं, बाणभट्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दी, सत्यता कितनी है उसमें, उसके अलावा अतिशयोक्ति कितनी है, बढ़ा चढ़ा के कितना लिख रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं आपके अभिलेख, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम इसमें ऐसा देखा गया है कि अगर उपलब्धि बता रहे हैं या कोई इंसिडेंट बता रहे हैं तो वो सही ही बताते हैं, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? याद क्या करना है, यहाँ पे आपको चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पुलकेशिन को उठाएंगे, ठीक है। पुलकेशिन क्या कर रहा है? पुलकेशिन जो है उसको क्या करना है? एक नाटक करना है। कर्नाटक का आप क्या उठा सकते हैं? नाटक, ठीक है, नाटक करना है। नाटक में क्या करना है? नाटक में ऐसा है कि वहां पे एक बड़ा सा होल दिया हुआ है, ठीक है। नाटक में कैसा आपको प्लॉट इमेजिन करना है कि एक बड़ा सा होल है जिसमें क्या है, आपकी कीर्ति गिर जाती है, ठीक है, कीर्ति गिर जाती है और पुलकेशिन को उसको बचाने के लिए 2 बार अंदर जाना पड़ता है, ठीक है, उस बड़े से होल के अंदर जाना पड़ता है 2 बार। तो 2 बार किसके लिए है? पुलकेशिन द्वितीय के लिए। कीर्ति किसके लिए है? रवि कीर्ति के लिए, ठीक है। नाटक किसके लिए है? जो हम नाटक कर रहे हैं, नाटक है कर्नाटक के लिए। और ये होल जो हम बना रहे हैं कि ये जो आपका होल है, ये किसके लिए है? ऐहोल के लिए। इमेजिन करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा कि हमारा पुलकेशिन है। पुलकेशिन क्या कर रहा है? एक नाटक कर रहा है। नाटक में एक होल है, होल में हमारी कीर्ति गिर गई है, तो उसे 2 बार अंदर जाना है बचाने के लिए। पुलकेशिन द्वितीय, कर्नाटक, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, उसके अलावा रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आता है सोंधनी मंदसौर स्तंभ लेख। मैंने आपको बताया मंदसौर एक दशपुर अभिलेख भी आपको मिलेगा, है ना, उसमें कुमारगुप्त से संबंधित है। उसके अलावा रेशम बुनकर के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट है। एक आपको और मंदसौर में एक स्तंभ लेख मिलेगा सोंधनी में, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है यशोवर्मन से रिलेटेड। यशोवर्मन, कहीं कहीं आपको यशोधर्मन भी मिल जाएगा, तो यशोवर्मन जो है इनसे रिलेटेड है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मालवा नरेश था यशोवर्मन, जो कि औलिकर वंश से था, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, औलिकर वंश का था शासक, उसने हूणों को हराया था। अब आप समझ ही रहे हैं कि हूण इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके आक्रमण के कारण गुप्ता डायनेस्टी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, पतन की ओर चली जाती है। तो उस टाइम पे एक मालवा नरेश जो आपके यशोवर्मन जी हैं, उन्होंने जब उनको हराया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है ना, और एमपी के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है, जो स्तंभ लेख है इसमें उन्होंने अपनी विजय के बारे में बताया कि हमने हूणों को हराया है, ठीक है। तो ये मालवा नरेश याद रखिएगा, यशोवर्मन औलिकर वंश से थे, और यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको? सोंधनी में मिलेगा, ठीक है। अब इसका बना कैसे सकते हैं? यशोवर्मन का आप क्या बनाइए? यश बनाइए। यश फैल गया बहुत दूर दूर तक। क्यों फैला? क्योंकि हूणों को हराया था, ठीक है, हूणों को हराया
और औलिकर, आप औलिकर का कर सकते हैं, यहाँ पे औली नाम का लड़का है, ठीक है। औली नाम का एक लड़का है, उसका यश बहुत दूर दूर तक फैल गया। क्यों? क्योंकि उसने हूणों को हराया था और इसी के कारण हूणों को हराया, यश फैल गया और उसके साथ ही क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा धनी भी हो गए। तो धनी किसके लिए है? सोंधनी के लिए, ठीक है। तो उसके पास बहुत सारा यश आ गया, उसके पास बहुत सारा धन आ गया। क्यों? क्योंकि उसने हूणों को हराया था। किसने हराया था? आपके औली ने। तो औलिकर वंश याद रखिएगा, यशोवर्मन याद रखिएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा जो आपका ये औली है, ये बहुत होशियार नहीं था, ये क्या था? थोड़ा मंद था, मंद प्रवृत्ति का था। फिर भी इसने हूणों को हराया, इसीलिए इसका यश बहुत हुआ, इसको धन भी बहुत सारा मिला। मंद किसके लिए है? आपके मंदसौर के लिए है। तो इमेजिन करना है बस, एक व्यक्ति है औली जो मंद है, लेकिन उसने हूणों को हराया, इसलिए उसको यश भी मिला, उसको धन भी मिला, ठीक है। मालवा नरेश है, औलिकर वंश से संबंधित है और इसने हूणों को हराया था, ठीक है। फिर आता है आपका ग्वालियर अभिलेख या प्रशस्ति। प्रशस्ति हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे प्रशंसा की गई होगी, है ना। तो आपको ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से भी मिल जाएगा। ये प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के बारे में याद रखिएगा। आपको सिर्फ भोज नहीं याद रखना है, क्योंकि राजा भोज से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। तो मिहिर भोज से आप रिलेट करिएगा। तो यहाँ पे आपको मिहिर नाम उठाना है। मिहिर क्या है? ग्वालियर में उसने क्या किया है? अपने बारे में लिखवाया है। ये ग्वालियर घूमने गया था, ये मिहिर ग्वालियर का है। अब कुछ भी रिलेट करिए, ठीक है। और प्रतिहार याद रखिएगा, मिहिर जो है वो किसी से हार नहीं मानता है। प्रतिहार ग्वालियर का है, किसी से हार नहीं मानता। वैसे भी ग्वालियर वाले ऐसे होते कि बिल्कुल हम कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। तो हमारा मिहिर ग्वालियर का है और किसी से हार नहीं मानते किसी भी चीज में, ठीक है। फिर आता है देवपाड़ा अभिलेख, ये है बंगाल में। यहाँ पे मैंने पश्चिम बंगाल नहीं लिखा है, यहाँ पे हम बंगाल की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे तो पूरा एक साथ ही था, ठीक है। तो ये आपके बंगाल वाले इलाके में विजयसेन से संबंधित है। ये आपको मतलब ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लूसेंट में लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि जो हमारे देव होते हैं, देवों को विजय मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देवों को विजय मिलती है, कहाँ पे? बंगाल में। आप बस इतना रिलेट कर लीजिए, है ना। एक लाइन में देवों को विजय मिलती है बंगाल में। आपने इतना रिलेट कर लिया और इससे ज्यादा डिटेलिंग आपको जानी नहीं है। फिर आता है यहाँ पे बुर्ज़होम, जो कि आपको मिलेगा कश्मीर में। ये एक नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। यहाँ पे मिला क्या है? यहाँ पे गर्त आवास मिला है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि गड्ढे करके नीचे आवास बनाया गया था, गर्त में जाके आवास बनाया गया। ठंडा बहुत इलाका है, आपको भी पता है कि जब हम बहुत सारे मतलब ऐसे घर बनाते हैं ठंडे इलाके में, तो हमेशा हम ध्यान रखते हैं थोड़ा नीचे जाके, जिससे वो इलाका जो है, अब उसका जो घर है वो थोड़ा सा गर्म रहे, है ना, टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो गर्त आवास हमें कहाँ मिले हैं? कश्मीर में। नवपाषाण मतलब नियोलिथिक एज से संबंधित है, नियोलिथिक साइट है, ये नियोलिथिक साइट है, ठीक है। ऐसे आपको बुर्ज़होम के अलावा गुफकराल भी मिलेगा कश्मीर में ही। तो लूसेंट में क्योंकि कम एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं, तो आपको उतना पहले याद करना है। बुर्ज़होम किससे, कहाँ पे है? कश्मीर में है। किस टाइम से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके नियोलिथिक, नवपाषाण टाइम से। अभी जब हम इसके बाद चालू करेंगे, अभी तो हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं, स्रोत पढ़ रहे हैं, फिर डिटेलिंग चालू होगी आपके लूसेंट में, तो डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग में मैं बताऊंगी कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, इन तीनों में अंतर क्या है। अभी आप बस इतना जानिए, बुर्ज़होम जो हमारा होम है, होम कैसा बनाया है हमने? गर्त में जाके बनाया है, गर्त आवास या होम। जो कश्मीर में लोग हैं, कश्मीर में लोगों ने जो अपना होम है वो कहाँ बना रखा है? वो गर्त में बना रखा है थोड़ा सा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये नवपाषाण से रिलेटेड स्थल है, नियोलिथिक साइट है। नवपाषाण, नए नए पत्थरों से कश्मीर वालों ने अपना घर गर्त में बना रखा है, ठीक है। फिर आता है सिक्के। मैंने आपको ये बताया था पुरातात्विक जो आपके स्थल हैं, पुरातात्विक आपके जो एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, उसमें अभिलेख आता है, इंस्क्रिप्शन आता है, स्मारक आते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, किले हो गए, मंदिर हो गए। उसके अलावा सिक्के आते हैं, कॉइन्स। अब देखिए कॉइन्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हिस्ट्री को जानने में, है ना, राजाओं के बारे में पता लगाने में। एक तो ये कि ये किस मेटल का बना हुआ है ना, किस धातु का बना हुआ है, वो भी कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। मान लीजिए यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध सोने का बना हुआ है, शुद्ध सोने का। अब आपको पता है कि सोना तो मतलब शुद्ध सोने का है, मतलब आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी होगी कि कोई राजा सोने के सिक्के मार्केट में उतार रहा है, इतना ज्यादा सोना है। तो यहाँ पे इसकी आर्थिक स्थिति हमें पता चलती है,
ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए किसी स्थान में हमें बहुत सारे सिक्के मिल गए किसी राजा से संबंधित, तो हमें ये भी पता चल रहा है कि वो उस राज्य में मतलब जैसे आपका साम्राज्य कहाँ तक विस्तार है, तो हमें क्या पता चलता है, राज्य का विस्तार भी पता चलता है, कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमें सिक्के मिल रहे हैं विदेशों में, जो क्या दिखाता है, व्यापार दिखाता है कि यहाँ के लोग जो है वहां जाके व्यापार करते थे, वहां के सिक्के यहाँ मिलेंगे, मतलब हमारा व्यापार अच्छा चल रहा था, विदेशों से व्यापार चल रहा था। इसके अलावा क्या बता सकते हैं, इसके अलावा जैसे आपको एक यहाँ पे मिलेगा, समुद्रगुप्त की एक कॉइन मिला है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिख रहा है, मतलब राजा के बारे में हमें उसकी पर्सनल जानकारी भी मिलती है कि भैया आप समुद्रगुप्त जो क्या है वो संगीत प्रेमी है। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे आपका कनिष्क हो गया, और जो आपके दूसरे और राजा थे जो थे बाहर के, लेकिन जब उन्होंने इंडिया में आए तो इंडिया का कल्चर अडॉप्ट किया, और फिर आपको दिखेगा कि उनके सिक्कों में लक्ष्मी जी का, शिव जी का, इनकी जो है वो फोटो बनी हुई है। तो ये क्या दिखाता है कि वहां उस टाइम पे जो है बाहर के रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है ना। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज्यादा रही होगी उस राजा में, तो ये चीज भी दिखाते हैं, ठीक है, कि उसमें धार्मिक, किसी भी राजा में धार्मिक सहिष्णुता कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस है कि नहीं है। तो आपके सिक्के जो हैं बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सिक्के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इतिहास को जानने में, इसीलिए 3-4 लाइनों में, ज्यादा तो लूसेंट में है नहीं, थोड़े ही लाइनों में बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे प्राचीनतम सिक्के जो हैं वो आहत सिक्के कहलाते थे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है ना। आहत सिक्के, आहत कैसे याद कर सकते हैं कि अगर सिक्कों के बारे में से कैसे बनाना है, कैसे उसमें कुछ भी लिखना है, ये तो पता नहीं था, तो कैसे बनाते रहे होंगे, उसको पत्थर से आहत करके, है ना, आहत कर दिया। तो वो वाला आपको इमेजिन करना है कि पत्थर से आहत करके हम क्या बनाते थे, सिक्के बनाते थे। उसको क्या बोलते थे, काशार्पण भी बोलते थे। तो यहाँ पे आप मतलब इसका काशार्पण का चाहे तो ये अर्पण से रिलेट कर सकते हैं कुछ भी, या चाहे तो सीधे ऐसे करें कि ठीक है काशार्पण या पाषाण से रिलेटेड हम कुछ रिलेट कर सकते हैं, जो आपके शुरू के सिक्के थे उसको हम आहत कर करके बनाते थे, ठीक है। फिर सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का जो काम है वो किसने शुरू किया था, यवन, मतलब ग्रीक्स ने चालू किया था। हमें नहीं पता था ये सारी चीजें, फिर आपके आते हैं ग्रीक्स बताते हैं कि आप सिक्कों पे लिख भी सकते हैं, है ना। आप देखेंगे जो मोहर होती है तो मोम पे बढ़िया मोहर ऐसे लगाते हैं, जब आपकी चिट्ठी वगैरह कहीं भेजी जाती है, तो सेम वैसे ही इमेजिन करना है कि पहले हम लिखना वगैरह नहीं जानते थे, शुरू में हमने आहत करके चालू किया सिक्के बनाना, यवन आए तो उन्होंने लिखना पढ़ना बताया कि कैसे लिख सकते हैं सिक्कों में। फिर हमें एक सिक्का मिला है समुद्रगुप्त का जिसमें वो वीणा बजाते हुए मिला है, जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है उसने इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया, साथ ही साथ संगीत प्रेमी भी था, वीणा बजा लेता था, तो इसके बारे में भी पता चलता है। उसके अलावा एक आपका पुडुचेरी अरिकमेडू नामक जगह पे रोमन सिक्का मिला है, जो कि दिखाता है कि हमारा व्यापार जो है कहाँ से चल रहा था, रोमन साम्राज्य से भी चल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, एक तो वीणा बजाते हुए आपको किस राजा का सिक्का मिला है ये पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा कि यहाँ के रोमन सिक्के कहाँ मिले हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें बहुत जगह रोमन सिक्के मिले, बस वो ये दिखाता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया जो है हमेशा, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ था, तो यहाँ पे व्यापार, विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, ठीक है, विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा आगे चल रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि रोमन वाला होगा तो साउथ में ही कहीं पे मिला होगा। उसके अलावा लिखने का काम यवन ग्रीक्स ने किया, पहले जो प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के कहलाते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा अभिलेख मैंने आपको बता ही दिए। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थल में गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ पे आपको पेपर में आया है, HTET-TGT, मतलब थोड़ा सा खतरनाक पेपर का ही नाम दिख रहा है। यहाँ पे गर्तावास पूछा गया है, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा दमदमा, चौपानी मांडो, बुर्जहोम और शौर्तुगाई। ये कहाँ पे है, बुर्जहोम, अभी हमने देखा कश्मीर में होम बना रहे हैं गर्त में जाके, है ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं उसको। फिर आता है ऐहोल अभिलेख के बारे में, ये किस शासक से संबंधित है, हमने क्या पढ़ा, नाटक कर रहा है पुलकेशिन, 2 बार होल में जाना पड़ेगा कीर्ति को बचाने के लिए, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। आई होप मैंने जो चीजें बताई हैं आपको क्लिक भी कर रही हूं जब आप क्वेश्चन देखते हैं, तो ये RRB ग्रुप D में पूछा गया था।
फिर आता है आपका नासिक शिलालेख में किस राजा की उपलब्धियां दर्ज हैं। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। अशोक, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी और इनमें से कोई नहीं। तो हमारी गौतमी जो है वो अपने पुत्र के साथ गई थी नासिक घूमने, है ना। तो ये हो गया आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। याद रखिएगा वाहन से गई थी, सातवाहन जो वंश का है ये आपका सातकर्णी, ठीक है। ये भी याद रखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। याद रखिएगा आपको ये सारी चीजें जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। आपको ब्राह्मी एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।